मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो सिंगिंग आज भी है। कितनी गर्ल्स थी और आप अकेले थे? मैं ये फिर बोलूँगा कि ये मेरे दादाजी की देन थी। मुझे हमेशा थोड़े टीज़ करता रहता था, तो तो ये जो लेग पुलिंग आपके साथ हो रही थी उसको हैंडल कैसे किया आपने? काफ़ी हद तक कि हमें आगे जाके क्या करना है, वो एक मौज-मस्ती का समय रहता है, पर मैं फिर भी उस चीज़ों को चुनौती समझता था। वहाँ हर गर्ल्स आपको रक्षाबंधन राखी ज़रूर बाँधती थी। एक उसमें देखा था कि अन्ना हजारे जी भी आए थे। जी। मिनिस्टर से लेकर जो एक्टर्स भी थे, वो उनकी ब्लेसिंग लेने आते थे। ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को एक साथ देखा, तो ये मेरा सौभाग्य था। बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। Welcome to the podcaster. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंदन सिंह आज फिर से आपके सामने द पॉडकास्टर टीम के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि इस वातावरण में जिसमें हम अभी रह रहे हैं, माहौल कितना पॉल्यूटेड हो चुका है, जिसमें हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं, चाहे सब्जियां हो चाहे फल हो, बहुत रासायनिक चीज़ें होती हैं और साथ में हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। उसी मुद्दे को ध्यान में रख के आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक डॉक्टर हैं, एक फिजिशियन हैं, जिनसे हम आपको मिलाने जाने वाले हैं और वो मेरे पुराने मित्र भी हैं और मेरे भाई जैसे हैं। तो आज मैं आपको जो हस्ती है उनसे मिलाने जा रहा हूं, उनका नाम है डॉक्टर सिद्धांत वशिष्ठ गोस्वामी। थैंक यू भैया, माय प्लेजर। सिद्धांत, वैसे तो मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी आपके विजन्स एज ए डॉक्टर और आगे क्या करना चाहते हैं और कैसे आप इस प्रोफेशन पे आए और इस प्रोफेशन को लेके आपकी क्या सोच है, मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स इस बात को जाने। तो मैं ये जानना चाहूंगा सिद्धांत कि वो कौन सा समय था जब आपको लगा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, और एक सेवा का ही भाव होता है, इस पर हम आगे बात करेंगे, पर आपको कब लगा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? जी भैया, एक्चुअली मेरी स्कूलिंग यहाँ पे वाइडनर मेमोरियल स्कूल क्लास 6 तक, और फिर क्लास 6 से क्लास 12 तक मैंने बाल भारती स्कूल से कंप्लीट की है। तो स्कूल में क्या होता है, मोस्टली जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें काफ़ी हद तक कि हमें आगे जाके क्या करना है। वो एक मौज मस्ती का समय रहता है। आपको मैच्योरिटी एक समय या एक इंसिडेंस से मिलती है, जो आपको एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ में कि आपको बनना क्या है। तो मेरे लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट, या ये बोल सकता हूँ ब्लेसिंग, तो मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंडफादर और मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, उनसे मिली मेरे को। क्योंकि उनसे सबसे बड़ी इंस्पायरेशन, वो मैं जब छोटा था तब से उनसे ब्लेसिंग और इंस्पायरेशन मुझे मिलती रही है, और वही आगे जाके आज जो कुछ भी मैं बना हूँ उनकी ब्लेसिंग से ही बना हूँ। तो जब मैं क्लास 7th 8th में था, तो मैं क्या एक ये था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। एक ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट को एक एवरेज नज़रिए से ही देखा जाता है। मोस्टली मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक था, इसलिए सबका पॉइंट वहीं चुप गया था कि ये मैथमेटिक्स है, मतलब मैथमेटिक्स में ठीक ठाक नंबर है, लड़का एवरेज है, ये आगे जाके कर पाएगा, क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो पहले तो मेरा एम ये था कि 10th के बाद मेरे को मैथमेटिक्स चेंज करना है। आफ्टर दैट 10th निकला तो फिर मैंने बायोलॉजी ले लिया, मैथमेटिक्स से थोड़ा पीछा छूटा मेरा। अब ये था क्वेश्चन मेरे मन में, क्योंकि मैंने बायोलॉजी ले लिया था। अगर हम कॉमर्स आर्ट सब एक पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट होते हैं, मैंने उनको छोड़ के बायोलॉजी लिया था। अब मेरे लिए चैलेंज और भी बढ़ चुका था। अब लोग ये सोच रहे थे तुमने बायोलॉजी ले ली है तो प्रोफेशनल फील्ड में आप क्या करोगे, कि आप नॉर्मली कोई 2 साल का कोर्स 3 साल का कोर्स नॉर्मल करके रह पाओगे या आगे डॉक्टर ही बन पाओगे। तो हम एक बार क्लास में बैठे हुए थे, बायोलॉजी क्लास में मैं आ रहा था, तो एक मेरा फ्रेंड है, वो मुझे हमेशा थोड़ी टीज़ करता रहता था। तो उसने मेरे को बोला, यार तू बायोलॉजी ले लिया, क्या तू डॉक्टर बन पाएगा? तो ये चीज़ मुझे थोड़ा एक अंदर बैठ गई। एक सेल्फ रिस्पेक्ट में कहीं न कहीं एक आघात हो जाता है, बोलते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर गया, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ बायोलॉजी लेके 12th पास करना है या आगे जाके मेरे को डॉक्टर भी बनना है। तो फिर मैंने एक थोड़ा-सा जो अपना फ्लो था, उसको चेंज किया। मैंने अपना जो रूटीन था उसको चेंज किया और एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह मैं आगे आ गया। फिर होता ये है कि हम क्लास में बैठे रहते हैं। कई बार हमारे जो गुरुजन होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, वो हमें प्रायः सब अच्छी चीज़ें बताते हैं, पर 1-2 ऐसे होते हैं जो वो फिर क्वेश्चन उठा देते हैं। तूने बायो ले लिया है, क्या तू डॉक्टर बन पाएगा? ये सेकंड क्वेश्चन था मेरे लिए, और ये अब कहीं न कहीं एक ऑब्स्टेकल बन के मेरे सक्सेस की ओर जा रहा था। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई किया, यस सर बिल्कुल, मैं डॉक्टर बनूँगा। ये उस समय का था जब मुझे मतलब कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे वो चीज़ क्लियर है कि नहीं, बट एक कॉन्फिडेंस अंदर से आया मेरे कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है। अब उसके बाद क्या होता है, जब मैं 12th निकल जाता हूँ, मेरा 75% था 12th में, जो एक एवरेज था, मैंने सोचा भी नहीं था, बट मैंने हार्ड वर्क किया था, इसलिए वो 75% थे मेरे उसमें। उसके बाद क्या होता है, जब मैं 12th निकल जाता हूँ और फिर मैं प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी जो था उस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसको क्रैक करता हूँ, और सिर्फ मैं 3 महीने की तैयारी में मैंने प्रीएमटी जो था वो क्रैक कर लिया था।
विथ 65%, और उस समय जनरल की सीट 50 होती थी छत्तीसगढ़ में उस टाइम। तो जैसे ही मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया और फिर मैंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई चालू की आगे, 4 साल 4.5 साल निकले, और जब मैं आगे डॉक्टर बना और लोगों से इंस्पायर हुआ कि कैसे क्या करना है, लोगों से जुड़ा, समाज से जुड़ा मैं, कि सेवा एक्चुअली आपको डॉक्टर बन के सिर्फ पैसे कमाना एम्बिशन आपका नहीं होना चाहिए, समाज सेवा लोगों की। और सबसे ज़्यादा ये है, मेरे दादाजी एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बोलते थे, वो ये चाहते थे कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूँ। मुझे एमबीबीएस भी नहीं बनना था, मुझे बीडीएस नहीं करना था, मुझे कुछ नहीं करना था, मेरा शुरू से एम था मुझे बीएमएस ही करना है। क्योंकि ये मेरे जो स्वर्गीय दादाजी पंडित चैतन्य राम गोस्वामी, वो एक दिव्य पर्सनैलिटी थे। उनका निधन अभी कोविड के दौरान 109 साल की उम्र में हुआ है। वो एक ऐसी डिवाइन पर्सनैलिटी थी जिनके पास हम बचपन से देख रहे हैं कि हमारे घर में मिनिस्टर से लेकर जो एक्टर्स भी थे वो उनकी ब्लेसिंग लेने आते थे। तो पूरे घर में उनका मेरे को लेके एक एम्बिशन था कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 डॉक्टर ऑलरेडी हैं, हमारे दोनों एमबीबीएस हैं। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे इस फील्ड में करना क्या है। फिर मैं लोगों से जुड़ा, वहाँ सबसे पहले उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बिजनेस माइंडेड हट नहीं सोचना है, आपको एज अ बिजनेस माइंडेड नहीं सोचना है, वहाँ आपको सेवा करनी है। अगर पेशेंट आपको फीस देता है, अगर वो कैपेबल है, फीस दे पा रहा है, और अगर वो नहीं दे पा रहा है तो आपको फीस नहीं लेना है। ये आपकी सेवा है, ये आपका एक आशीर्वाद है जो आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ उनकी ये बात जो थी, और मैंने जो उनकी बात को सार्थक किया, अमल किया, तो उस कारण मैं आपके साथ आज बैठ पाया। जैसे आपने दादाजी के बारे में बात की, जो मैंने सुना था और मैंने पेपर्स उसमें भी देखा था कि अन्ना हजारे जी भी आए थे जी, उनका आशीर्वाद देने के लिए। जी जी जी, ये एक संयोग था। अन्ना जी हमारे गांव आए थे, एक्चुअली कोई आयोजन था, तो वो 1 घंटे के लिए सिर्फ हमारे गांव आए थे। तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं उनके साथ पिक वगैरह लूँ, मैं भी गया, पर ऐसा था कि उनसे मिलना इम्पॉसिबल है, आप भीड़ में मिल ही नहीं सकते हो। अब एक संयोग ये हुआ कि मैं दादाजी के पास वापस घर आ गया, बैठा हुआ था, तो हम लोग बात कर रहे थे। सडनली ये देखता हूँ कि कुछ गाड़ियाँ आती हैं और कुछ गार्ड्स आते हैं पहले, और फिर पीछे से अन्ना हजारे जी आ रहे थे। तो एक बहुत बड़ा संयोग था, एक मन की बात पूरी हो गई मेरी। तो फिर मैं उनके पास बैठा और मैंने 2 ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को एक साथ देखा, तो ये मेरा सौभाग्य था। एकदम दिल की बात पूरी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने और भी जो बातें कही उसमें कुछ बातें मेरे ज़हन में आ रही हैं। जैसे आपने कहा कि आपकी पढ़ाई के दौरान एक लेग पुलिंग जो सब जगह होती है, तो ये जो लेग पुलिंग आपके साथ हो रही थी उसको हैंडल कैसे किया? ये आपको समझना चाहिए कि आपको जो गाइडलाइन मिल रही है सब चीज़ों के लिए, लेग पुलर्स हैं या कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल लाइफ में आता है, इस चीज़ को आपके पेरेंट्स ने कैसे हैंडल करना सिखाया है, सबसे बड़ी बात ये है। तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे को ये सिखाया था कि कोई भी, अगर हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी समस्या या कोई भी विपत्ति हमारे पास आती है, उसको खुद हैंडल करना सीखो। और ये लेग पुलर्स होते हैं या कोई भी ऑब्स्टेकल होता है लाइफ में, इनको आप कोई प्रॉब्लम मत समझो, ये सोचो कि आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, और जितना आप सक्सेस और सच्चे हो उतनी वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और लेग पुल करेंगी आपका। तो मैं ये सोचता था कि आगे मुझे कुछ ना कुछ करना है, क्या करना है ये मुझे अब तक क्लियर नहीं था, पर मैं फिर भी उस चीज़ों को चुनौती समझता था और आगे बढ़ते जाता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने बायो लिया था उस टाइम मेरी लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि आप 4 से 5 लोग बायोलॉजी में थे हमारे ग्रुप में, कॉमर्स मैथमेटिक्स सब में 30-25 किसी में, तो एक अकेला लड़का मैं था, 4 लड़कियां थी मेरे साथ में, तो चैलेंज तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। तो फिर मैंने ये सब चीज़ें सीखी कि लेग पुलिंग या जो भी प्रॉब्लम मेरे को आ रही है ये मैं फेस करूँगा, इसको मेंटली नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं मेंटली लूँगा तो मेरा जो टारगेट है मैं उससे फिसल जाऊँगा, आगे फोकस नहीं कर पाऊँगा। बहुत सही लाइन बोली। मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगा कि ये बहुत इंस्पायर करने वाली लाइन है कि हमारे साथ जब दिक्कतें आती है, हर्डल्स आते हैं, स्पेशली जब लोग क्रिएट करते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है। तो सिद्धांत, इसी कड़ी में एक और बात है, ऐसा है कि माता पिता का योगदान तो मतलब कहना चाहिए गिनाया ही नहीं जा सकता, पर फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि उनका सहयोग आपको इस प्रोफेशन में आने के लिए या किसी भी तरह से सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हुए उनका सहयोग किस तरह से आपके साथ? देखिए, पेरेंट्स की जो आपने बहुत अच्छी बात करी कि उनका जो दायित्व या उनका आशीर्वाद है ये कभी हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है बहुत। तो मेरे साथ एक बात बहुत अच्छी थी कि मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा फ्रैंक थे मेरे से। मतलब ठीक है, बचपन में डांट मार सबको होती है, बट उनका एक ये था कि लाइफ में बेटा कुछ भी करो, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाओ, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, प्रेशर कभी दिमाग में मत पालना, क्योंकि अगर प्रेशर है या अगर आप किसी अदर पर्सन से कंपटीशन कर रहे हो तो फिर आप अपने सक्सेस की ओर नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उन्हें 50% बर्डन मेरे माइंड से हटा दिया था कि आप फ्री ऑफ माइंड हो, आपको जो करना है करो। आप सिंगिंग के फील्ड में जाना चाहते हो जाओ, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो जाओ, आप स्टडी में जाना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें मुझे दिमागी रूप से कभी भी मुझे इस चीज़ का प्रेशर नहीं था कि मुझे जो करना है वो मैं फ्री ऑफ माइंड करूँगा।
बट ये उनका आशीर्वाद था कि आज मैं डॉक्टर हूँ, तो ये उसकी इंस्पायरेशन है कहीं ना कहीं। पीएमटी क्रैक किया आपने, ये तो बहुत बड़ी बात होती है, पीएमटी क्रैक करना चाहिए, वो भी आपने क्रैक कर लिया। अब जो एक मेन जो पार्ट आता है, जब आपका एडमिशन हुआ जिस भी कॉलेज में हुआ, उस कॉलेज के बारे में बताइएगा, और वहाँ कैसा, जो शुरू का क्या प्रेशर फील करते थे आप कुछ कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सक्सेस को लेकर कोई संदेह था? होता है, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यही बात आपने जो पीछे कही है उससे जुड़ी हुई बात है। तो क्या कोई प्रेशर था, और क्या दिक्कतें रही, और क्या संदेह था कि आपकी सक्सेस को लेकर, ये बताएं। प्रेशर तो एक्चुअली नहीं था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन की तरफ था। हाँ, कुछ लोगों का ये था कि हाँ डॉक्टर बन गया, अब कितने साल में बनेगा, क्योंकि लोग संदेह करते हैं। आपने पीएमटी निकाला, आपने एग्जाम क्रैक किया, पर लोग ये भी संदेह करते हैं कि आगे जो मेडिकल की पढ़ाई है वो तो बहुत बहुत हार्ड होती है ऑब्वियसली। तो आप कितने समय में निकलते हैं? 4 साल की स्टडी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लड़का 6 साल में निकलेगा या 7 साल में निकलेगा, ऐसा तो बहुत से थे। और अच्छा, सबसे बड़ा उसमें योगदान होता है, फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ आपके रिलेटिव्स होते हैं। तो रिलेटिव्स एक बहुत बड़ा एक आउट ऑफ सिलेबस होता है, जो कहीं ना कहीं दोबारा देखिए समय चक्र कैसा घूमते आता है। स्कूल में ऑब्स्टेकल आया तो आपको उसने चैलेंज मान के मैंने उसको पूरा किया। अब यहाँ मेरा ऑब्स्टेकल आ गया था, कुछ लोगों को ऐसा कितने ड्यूरेशन कंप्लीट, मैंने इसको भी चैलेंज के रूप में लिया। मैंने इसको मेंटली नहीं लिया, क्योंकि मेंटली कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को नहीं लेता हूँ। मेंटली अगर इंसान, एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और जो गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड वगैरह, ये जो भी मैं देखता हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोगों को कभी ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए। देखिए, आप 25-26 साल के हैं, आप पढ़ के डॉक्टर बन गए और आप सुसाइड कर रहे हैं, ये मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो आप ये सोचिए, उतने साल में आपकी माँ बाप ने आपको पैदा किया, लेबर पेन, पाला पोसा, माँ ने पेट से आपको जन्म दिया, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, और आप 2 मिनट में उनको तकलीफ, जिंदगी भर की तकलीफ देके चले जाते हैं। तो ये कितना बड़ा पॉइंट। तो ये है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। कोई इंसान लूजर कभी नहीं होता, कोई भी इंसान लूजर नहीं होता। एक जो इंसान जो हाथ पैर से चल नहीं पाता, जो हैंडीकैप होता है, वो इंसान भी अगर ओलंपिक जीत सकता है, तो एक नॉर्मल आदमी क्या नहीं कर सकता, आप ये बताइए। तो मैं ये कहना चाहूंगा सुधान, कि आपको नहीं लगता कि ये जो इंसिडेंट्स होते हैं सुसाइड वाला, ये हैवी प्रेशर के चलते होता है? कि रिसेंटली मेरे पहचान में लोग की घटना घटी हुई है, जो नाम है नहीं बोल पाऊंगा, रिसेंटली एक महीना हुआ होगा, छोटा ही बच्चा है, वो उसने सुसाइड किया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इसके थ्रू आप मैसेज दें कि पेरेंट्स को भी ऐसा सोचना चाहिए कि ओवर एक्सपेक्टेशन जो बच्चों से है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल। मैं पेरेंट्स से, स्पेशली सबसे पहले बच्चों से पहले पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कभी भी किसी प्रकार का प्रेशर मत डालें। आपका पड़ोसी का जो बेटा या बेटी जो भी कर रहा है, उसको करने दीजिए। कंपेयर बहुत कर, बिल्कुल, लेट इट बी। आप उसको शुभकामनाएं दीजिए कि आप बहुत बड़े आगे बढ़ो, हमसे भी आगे बढ़ो। इससे ये होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आएगी, और एक आपका जो बच्चा है वो एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा, क्योंकि वो आगे जाके किसी से चिढ़ेगा या जलेगा नहीं, जलस फीलिंग उसके अंदर नहीं आएगी। सबसे अच्छी बात ये है, वो अपना खुद भी करेगा, जो भी करेगा वो इंडिपेंडेंट करेगा और उसमें खुश रहेगा, क्योंकि लाइफ कंपटीशन के लिए नहीं बनी है। और मोस्टली जैसा आपने बताया कि पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए कि आप उसे प्रेशर मत करें जो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, वो मशीन नहीं है। जिस तरह आप इंसान हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको किया है, आप अपने बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन करें कि वो जो भी करेगा, हाँ, बट संस्कार अच्छे दीजिए। संस्कार अच्छे देंगे तो वो लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। मतलब मैंने सुना है ऐसा कि अभी भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जहाँ पे आप मतलब सेवा की सबसे फी नहीं लेते हैं आप, और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उनका ट्रीटमेंट या जो भी है, जो आपकी सेवाएं आप अपने दायरे में आपको उपलब्ध करा सकते हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, ये इसकी इंस्पायरेशन भी मेरे दादाजी हैं। मुझे ऐसा लगता एक समय के बाद में कि मुझे पेशेंट से फ़ी नहीं लेनी चाहिए। जनरली मोस्टली मैं फ़ी नहीं लेता हूँ पेशेंट से। मेडिसिन एक अलग मैटर है, मेडिसिन वगैरह अगर मैं प्रिस्क्राइब करूँगा तो दैट चार्जेस, हाँ, वो अलग मैटर हो गया, बट मैं उनको कंसल्टेंट फीस नहीं लेता हूँ उनसे, क्योंकि मैं एक तरीके की उनकी सेवा या ब्लेसिंग अपन बोल सकते हैं। अच्छा, मैं ये और भी जानना चाहूँगा, क्या आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, किसी नेशनल कुछ इस तरह की एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं? मेरे एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय JP नड्डा जी के मार्गदर्शन में एक 3 साल पहले कोविड के समय हमको एक प्रोग्राम, एक वर्क दिया गया, जो एक नेशनल वर्क या नेशनल प्रोग्राम बोल सकते हैं, जिसका नाम था स्वास्थ्य स्वयं सेवक। तो स्वास्थ्य स्वयं सेवक में हमको लोगों के बीच जाके कोविड में उनको अवेयर करना था, क्योंकि कोविड का एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर था जहां लोगों के बीच भय पैदा हो गया था। तो हमको ये काम दिया गया
और इसके लिए मैं थैंक बोलना चाहूँगा जो मेरे सीनियर्स हैं, डॉक्टर जी पी शर्मा सर, जो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी भी हैं, और मेरे कॉलेज के सीनियर डॉक्टर देवेंद्र कश्यप। इनने मेरे अंदर कुछ देखा, सेवा भावना देखी, तो उस चीज़ को उनने आगे लाया। तो मुझे जिले का जो प्रभारी बनाया गया इस चीज़ के लिए, तो मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। मुझे 6 से 7 संभाग दिए गए थे जो मेरे आसपास गांव के थे। वहाँ हम जाते थे, लोगों को सेवा देते थे, और वहाँ पे हम 3 प्रमुख पॉइंट रखते थे वहाँ पे कि आपको कोरोना से डरना नहीं है। पहली बात, कोरोना हमारे दिमाग में बैठ चुका था उस हद तक, क्योंकि हमने लोगों को खोते देखा है। हमने सब अपने आसपास की जो वातावरण था वहाँ लोगों को, इवन हम जब टीवी चालू करते थे तो उसमें भी लोगों का अंतिम संस्कार दिखाया जाता था। वो बहुत टेरेबल था, मतलब मैं टीवी स्टार्ट नहीं कर पाता था। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उस डर से मैंने उस समय जो देखता था, उस समय मैंने अपने 7 किलो वेट लॉस किया था, सिर्फ डर के कारण। ये एक साइकोलॉजी थी दिमाग की। तो जब मैंने ये सोचा कि ये मेरे अंदर है, तो ये एक ह्यूमन नेचर ही है, तो क्यों ना मुझे एक संयोग से मुझे वो काम भी मिला है, तो क्यों ना लोगों के बीच जाऊं और उस डर को हटाऊं। तो हम गांव-गांव गए, वहाँ पे लोगों को अवेयर किया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मैंने लोगों को ये बोला कि कोरोना ने हमें सबसे अच्छी चीज़ क्या दी है पता है आपको? हेल्थ अवेयरनेस। क्योंकि अगर जो व्यक्ति रात को 11 बजे सो के सवेरे 12 बजे उठ रहा है, वो कोरोना के बाद में 7 बजे उठ के एक्सरसाइज करता दिखा मुझे, वो अनुलोम विलोम कपाल भारती करता दिखा मुझे। तो मैंने लोगों को बताया कि आप योगा करें, अनुलोम विलोम कपाल भारती करें, इससे आपकी लंग्स स्ट्रांग होगी। वाइटल कैपेसिटी, जैसे हम कपाल भारती करते हैं, ये हमारी एक वाइटल कैपेसिटी है चेस्ट की। मतलब वाइटल कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली। तो ये हमारा चेस्ट को स्ट्रांग करता है कहीं ना कहीं। तो हम लोगों के पास गए, हमने उनको बोला कि अपनी इम्यूनिटी आप ठीक करें, आप किसी भी चीज़ से डरे मत, आप मास्क का उपयोग करें, और हाँ, वैक्सीनेशन का डोज, बूस्टर डोज जरूर लें। तो ये जो हमारे पॉइंट्स थे, ये मुझे चिकित्सा प्रकोष्ठ के थ्रू वहाँ जाके लोगों को सेवा करने का, और इसमें सबसे ज़्यादा मैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक काम नहीं, मैं इतने काम मैं गिना नहीं सकता, ये तो पूरी देश की जनता जानती है, और आगे भी उनका मार्गदर्शन लोगों के बीच में इतिहास जब रहेगा तो उनका नाम जाना जाएगा। तो परिस्थितियां क्या कहती हैं स्वास्थ्य के अवेयरनेस को लेके? आप या आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं? ये बहुत सालों से चला आ रहा है, और मैं एक थोड़ा सा ये बोलना चाहिए, एक दुखजनक बात है कि लोग अभी भी झाड़ फूक, तंत्र मंत्र विद्या में लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें से मैंने जब देखी, वहाँ पे लोगों को अवेयर करने का मौका मिला मुझे, जहाँ मैं इंटर्नशिप करता था आमाटोला में, मेरी वहाँ इंटर्न थी, मेरी पोस्टिंग थी। तो इंटर्न में ये होता है मोस्टली कि हम एक हफ्ते में 1 दिन बस जाते हैं, फिर छुट्टी है, आपको कुछ नहीं करना है। पर जब मैंने वहाँ लोगों का देखा कि लोगों को कुछ नॉलेज इस टाइप का नहीं है, मेरे साथ एक डॉक्टर भी थे वहाँ पे, मेरे सीनियर थे वो। तो सिद्धांत, ये था प्रोफेशन से जुड़े सवाल, और बहुत ही दिलचस्प वाकया रहा, और जो जर्नी रही है आपकी काफी दिलचस्प रही, सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पायरिंग भी है। जो आपके पीछे जो जनरेशन आ रही होगी इस फील्ड के लिए, उनके लिए मैं बिल्कुल चाहूंगा कि वो आपका ये पॉडकास्ट सुने, ताकि वो बहुत इंस्पायर है। अब थोड़ी कुछ पर्सनल बातों पे आते हैं। हमने सुना, जैसे आपने खुद कहा कि कितनी गर्ल्स थी और आप अकेले थे, तो कुछ दिक्कतें नहीं आई, मतलब अकेले होना, कितना हैंडसम बॉय होना वहाँ पे? एक्चुअली बाल भारती में एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं जो वहाँ से पढ़े हुए हैं, वहाँ हर गर्ल्स आपको रक्षाबंधन राखी जरूर बांधती थी। गलत बात छुपा रहे हो बात? नहीं, ये एक्चुअली था, बट मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैं थोड़ा सा उतना खुला हुआ, ये बात की गारंटी तो मैं भी देता हूँ कि इतने कॉन्शियस और इतने सीधे साधे बंदे थे, मुझे लगता था कि अभी के बंदे इतने सीधे साधे कैसे होते हैं, एक ही कॉलोनी में हम रहते हैं। डेफिनेटली। तो 12th तक तो नहीं था, फिर मुझे एक्चुअली कुछ लोगों से इंस्पायरेशन टिप्स मिली, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मेरे पापा का सबसे बड़ा रोल है। मैं जब थोड़ा सा पतला दुबला था उस टाइम, जब मैं 12th में था, बहुत पतला दुबला, थोड़ा नहीं था, उन्हें बोला कि तुम्हारे फीचर्स शार्प हैं, तुम जाके जिम वगैरह करो तो एक थोड़ा सा पर्सनैलिटी में और अच्छा निखार आएगा, ये उनका कहना था। फिर मैंने जिम स्टार्ट किया, बॉडीटेक जिम, हमारे राजनांदगांव का सबसे बेस्ट जिम है बॉडीटेक जिम। मुझे अमित भैया मिले, अमित भैया से पापा ने इंट्रो करवाया, क्योंकि उनके फादर से पापा का बहुत अच्छा टर्म था, वो बहुत ही ग्रेट पर्सन थे। तो अमित भैया मुझे मिले, सेम थिंग उनने मेरे को बोली कि आप थोड़ा वर्कआउट में मेहनत बढ़ाइए, आपके फीचर्स अच्छे हैं, आप और अच्छा करोगे तो आगे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी। तो और अमित भैया से भी मेरी, जैसे आपसे मेरी बात होती रहती है, आप मुझे मोटिवेट करते रहते हैं एज अ बिग ब्रदर, वैसे अमित भैया भी मेरे लिए सेम है, वो भी मुझे इंस्पायर करते रहते हैं। तो फिर मैंने जिम वगैरह स्टार्ट किया। उसके बाद जैसा आप बोल रहे थे, वो एक वन साइडेड था, मतलब लोगों को रहता था, बट तो आप कह रहे हैं स्टोरी आपकी है ना, हाँ, स्टोरी उधर से भी हमें सुननी पड़ेगी। नहीं, स्टोरी ये था कि जो भी था उनका था। मेरा ये था कि मेरा टोटली, अगर मैं आपको बताऊँ, टू बी वेरी हॉनेस्ट, मैंने अपनी लाइफ में कोई भी ऐप नहीं पाला है।
ये अगर गारंटी मैं भी दे सकता हूँ। बिल्कुल, आपने मुझे इतने साल देखा भी है, और ये कहीं ना कहीं एक अपन बोलते हैं एक एज होती है Yes. जिसमें अंदर से आती है। ये बात एक नेचुरल फेनोमेना, ये कोई मना नहीं कर सकता इस चीज़ से, पर वो एक कंट्रोल हो जाना और एक कंट्रोलिंग पावर होना, मैं ये फिर बोलूंगा कि ये मेरे दादाजी की देन थी। बहुत अच्छी। उनका जो जीन था वो मुझ में आया है, और उससे ही मुझे कंट्रोलिंग पावर, जो एक संयम जिसे हम बोलते हैं, वो मुझ में था है और हमेशा रहेगा। इस दौरान मेरे कानों में आया था, और आपको भी ऐसा था कि कभी मॉडलिंग करना है, ऑफर्स भी आपको काफी है, तो कभी आपको नहीं लगा कि इसको भी करना चाहिए? क्योंकि मैं भी कहता था कि आपको कि सिद्धांत आप करो, मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। आपने सही बोला, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आपके थ्रू ही आया था मुझे, हाँ, आपके थ्रू, सुदर्शन भाई के थ्रू ये सब हुआ था। एक छत्तीसगढ़ी मूवी का था, मोंटी, शायद मे बी मोंटी लीड रोल के लिए था। हम गए भी थे वहाँ पे, हमने प्रैक्टिस भी की, पर मुझे ये लगता है कि हर इंसान में एक अलग अलग टैलेंट होता है। मॉडलिंग एक अलग पर्पस हो गया था, एक्टिंग के लिए मैं नहीं बना था। एक्टिंग के लिए इसलिए नहीं बना था, एक तो क्या थी, स्क्रिप्ट जो थी वो प्योर हमारी जो सबसे सुंदर भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, बट कहीं ना कहीं एक जो फ्लुएंट था वो मुझ में आ नहीं पा रहा था, फ्लुएंसी की कमी, टू बी वेरी हॉनेस्ट। तो और फिर मुझे लगा कि मैं एक्टिंग के लिए नहीं हूँ, हाँ, इसको छोड़ के एक सिंगिंग का टैलेंट जिसे बोलना चाहिए, वो भी मेरे जीन में है जी, क्योंकि मेरे रिस्पेक्टेड फादर पंडित श्री देवेंद्र गोस्वामी जी, वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो उनके कारण मुझ में, मेरे भाई में जो भी टैलेंट है सिंगिंग का है। तो फिर मैंने ये सोचा कि कहीं भी समय मिलेगा तो क्रिएटिविटी के लिए, सिंगिंग के लिए दूंगा मैं, वो भी प्रोफेशन नहीं, एक जब क्राइटेरिया मेरा बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल, खुद के सुकून के लिए किसी प्लेटफॉर्म में, तो मैंने ये सोचा कि इस हॉबी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उसके अलावा अगर मैं पैशन की बात करूँ, क्या मूवीज देखना, ट्रैवल करना, इन चीजों का शौक है आपको? शौक तो प्राय सभी चीज़ों का है, मूवीज़ देखना, सबसे ज़्यादा मेरे को पैशन है मेरी सिंगिंग को लेके, जिसमें मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं आगे कुछ, क्योंकि मुझे उस आगे जो था, एक ये मानूंगा कि मेरा काम सेवा था, लोगों के बीच में सेवा देने का काम था, तो मैं सिंगिंग में उस प्रोफेशन फील्ड पे नहीं जाना चाहता था, बट मेरा फैशन और हार्डकोर पैशन एकदम बोलूँगा तो सिंगिंग आज भी है। मेरे फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह, मतलब मैं एक सिंगल सॉन्ग नहीं होता, मैं उनका जो गाना मिस करता हूँ, उनके हर एक गाने को सुनता हूँ, और बहुत बड़ी इंस्पायरेशन पर्सनैलिटी है, बहुत हम्बल पर्सन है, डाउन टू अर्थ है वो, तो कभी ना कभी गुनगुना लेना या गा लेना कहीं पर भी, एक जैसे अपने को कोई प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे वो मौका कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा। तो सिद्धांत, इसी कड़ी में आगे की एक बात और है कि आपकी वाइफ की शादी भी आपकी बहुत दिन हुए नहीं, तो उनका चाहे प्रोफेशन को लेके हो, आपके पैशन को लेके हो, कैसा सहयोग है आपको? कहीं परेशान तो नहीं होती आपसे? एक्चुअली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशन होता है वो बहुत ही मीठा एक रिलेशन होता है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है, अगर वो आपके मन की है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो आपके पेरेंट्स की मन की है तो वो सोने पे सुहागा हो जाए, बेस्ट है, क्योंकि घर में एक शांति बनी रहती है। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट मानूंगा कि जो मेरी वाइफ है श्रीमती आयुषी गोस्वामी, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे हर चीज़ में मोटिवेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, और जो चीज़ मैं करना चाहूँ वो कभी मुझे ये नहीं बोलती कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उस सब चीज़ों में मुझे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक बैकअप जो बोलते हैं, तो वो एक फैमिली बैकअप मेरे साथ में, एक फॉर्चुनेट रहा हूँ मैं कि सब लोगों का बैकअप, फैमिली बैकअप बहुत अच्छा रहा मेरे साथ। तो मैं ये सब चीज़ को ब्लेसिंग ही कहूँगा कि कुछ अच्छे कर्म हैं और माहौल अच्छा है कि ये सब चीज़ें आपको मिली। आपका एक बेटा भी है, शायद 1 या 2 साल का, 2 साल करीब का है ना? हालांकि बहुत छोटा है कि उसके बारे में कुछ बात कर पाए, है ना? बहुत ही ज़्यादा छोटा है कि उसकी किस दिशा में क्या सोच, बट फिर भी उसको लेके क्या सोच है आपकी? उसका नाम है राम, हम उसको घर में राम बोलते हैं, और उसका ओरिजिनल नाम है देव चैतन्य गोस्वामी। उसके साथ और मेरा कनेक्शन ये है, सेम मेरे दादाजी और जैसे मेरे दादाजी और मेरा कनेक्शन था, क्योंकि मेरे दादाजी के बाद में राम का आना हुआ, तो एक कनेक्टिविटी सेम, एक कनेक्टिविटी जो उनसे मैं फील करता था, उनके पास बैठने से, उनकी स्मेल से, उनके टच से, वो 100 नहीं 201% उनके साथ वही है। वो भी मैं एक तरीका मानूंगा, क्योंकि मुझे दादाजी के जब वो जाने वाले थे, मैं 2 से 3 साल उनकी सेवा में लगातार रहा हूँ उनके साथ में, तो मुझे ये लगता है कि मैं सही सच्चे मन से था उनके साथ। मैं कभी हेजिटेट नहीं हुआ उनकी कोई भी चीज़ों से, जो बुजुर्ग अक्सर करते हैं, मैं कभी हेजिटेट नहीं हुआ सब चीज़ों से, तो उनका प्यार ही है और उनकी ब्लेसिंग ही है। तो मैं जो मेरा बेटा है राम देव चेतन, उनको उस रूप में ही मानता हूँ। तो सिद्धांत, बहुत प्यारा सेशन आपके साथ रहा और
मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि आपका ये जो सेशन है जो आपके फील्ड से जो अपकमिंग लोग हैं उनको भी इंस्पायर करेगी, जनरल जो लोग हैं उनको भी ये इंस्पायर करेगी, क्योंकि बहुत गहरी गहरी बातें आपने बताई हैं और मैं चाहता हूँ कि वो इंस्पायर करें। और इसी कड़ी में मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पॉडकास्टर की टीम को आप कुछ मैसेज देना चाहें, या आपके बाद जो लोग आने वाले हैं इस प्रोफेशन में तो कुछ बोलना चाहें तो आप प्लीज बोलें। मैं आप सबकी पूरी टीम को, पॉडकास्टर की पूरी जो टीम है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे इनवाइट किया, मेरे थ्रू जो कुछ भी लोगों के लिए आगे आपके जो आगे आएंगे लोग, उनको अगर इंस्पायरेशन मिलेगी मेरी चीज़ों से, तो इसको मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सबकी टीम, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, अपना समय दिया। और चंदन भैया, बिग ब्रो, हमेशा की तरह मुझे इंस्पायर करते रहते हैं, और मेरा सौभाग्य था कि आपके थ्रू मेरा इंटरव्यू हुआ। तो सिद्धांत, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके फर्दर वर्क के लिए। आप यहाँ आए इसके लिए भी आपको थैंक यू, कि इतना कि अच्छी पर्सनालिटी से मिलना ही हमारा इस जो द पॉडकास्टर जो चैनल है, जो टीम है, उसका जो उद्देश्य यही है कि सही लोग और सही उनकी जो मंशाएं हैं लोगों तक पहुंचे। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, लोगों तक अच्छी भावनाओं को भी स्प्रेड करना इस चैनल का एक उद्देश्य है। तो बहुत बहुत थैंक यू और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर सिद्धांत वशिष्ठ गोस्वामी। बहुत जल्द इसी द पॉडकास्टर के चैनल पे एक नई पर्सनालिटी, एक नई हस्ती के साथ मैं फिर से मिलूंगा, और जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए